नमस्कार मित्रों, CDP रजनीश फैमिली में आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन, वंदन एवं स्वागत करते हुए आज जो लेके चल रहे हैं वो सर लेके चल रहे हैं यूपी टेट। और यूपी टेट में हम आपको बाल मनोविज्ञान की अनुक्रमण का बोले तो बाल मनोविज्ञान में हमें आपको क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, किन किन चैप्टरों को पढ़ना है, उस चैप्टर के साथ साथ आज हम प्रारंभ करने वाले हैं, है ना। चलिए ज़्यादा नहीं, छोटे ही वीडियो रखेंगे। सबसे पहले बात किया जाए जो हम लेके चलने वाले हैं वो यूपी टेट। किसको लेके चल रहे? यूपी टेट ऑब्लिक सुपर टेट, है ना। और इसका हम पढ़ाएंगे आपको बाल विकास। क्या पढ़ाएंगे? इसका बाल विकास। सी टेट में बहुत अच्छे से बैच चला। अब देख लेते हैं जो इसको हमने दो भागों में बांटा है, यूनिट फर्स्ट एवं यूनिट सेकंड। किस में बांटा है? यूनिट फर्स्ट एवं यूनिट सेकंड में बांट लिया है बाल विकास को। किसको? बाल विकास को यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड के अंतर्गत बांट लिया है। इसमें देखते हैं, इसमें जो हम चैप्टर पढ़ेंगे लगभग 8 चैप्टर पढ़ेंगे यूनिट फर्स्ट में, जिसमें हम पढ़ेंगे बाल विकास एवं उसकी अवस्थाएं। बोले तो पहला चैप्टर जो पढ़ेंगे बाल विकास एवं उसकी अवस्थाएं पढ़ेंगे। अब बाल विकास एवं अवस्थाओं की बात की जाए, इसमें जो प्रमुख चीज़ होगी वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ेंगे। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के साथ साथ अगर हम बात की जाए, इसमें बालक का मानसिक विकास पढ़ेंगे, है ना। क्या पढ़ेंगे? बालक का मानसिक विकास पढ़ेंगे। मानसिक विकास के साथ साथ बालक का सामवेगिक विकास पढ़ेंगे, भौतिक विकास पढ़ेंगे, और इसके साथ ही साथ, है ना, बाल विकास के चरण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बाल विकास के चरण पढ़ेंगे, है ना। और इसके साथ साथ बाल विकास की अवस्थाएं। बाल विकास की जो अवस्थाएं पढ़ेंगे वो माँ के गर्भ में पढ़ेंगे और माँ के गर्भ के बाहर पढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर हमारा जो रहेगा अधगम। दूसरा चैप्टर क्या रहेगा हमारा? अधगम रहेगा। जो अधगम चैप्टर रहेगा इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे अधगम के सोपान पढ़ेंगे, अर्थात बोले अधगम के चरण। और जो प्रमुख बात इसमें होगी, एक प्रश्न आपका बनता है सी टेट के अंतर्गत अधगम की परिभाषा। एक तो प्रश्न आना ही आना है। दूसरा प्रश्न बनेगा अधगम में व्यवहारवादियों का योगदान। तो व्यवहारवादियों में वाटसन पढ़ना है, वुडवर्ड पढ़ना है, थॉर्नडाइक पढ़ना है, पाव पढ़ना है, हल को पढ़ना है, गुथरी को पढ़ना है, स्किनर आदि को पढ़ना है। फिर दूसरा जो चैप्टर रहेगा हमारा वो बुद्धि में हमें आपको पढ़ना है बुद्धि का अर्थ, बुद्धि का परिभाषा है, बुद्धि क्या है, और बुद्धि का कंसेप्ट पढ़ना है, और बुद्धि के प्रकार पढ़ना है। नेक्स्ट रहेगा अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा का अर्थ, अभिप्रेरणा का परिभाषा है और अभिप्रेरणा के प्रकार। इसी के साथ साथ सामवेगिक बुद्धि को भी हमें पढ़ना है। और यहाँ सामवेगिक बुद्धि का फॉर्मूला पूछते हैं। क्या पूछते हैं? सामवेगिक बुद्धि का फॉर्मूला पूछा जाता है। उसके साथ साथ हमें पर्सनैलिटी पढ़ना है। पर्सनैलिटी जो चैप्टर है इसमें पर्सनैलिटी का अर्थ, हमेशा एक क्वेश्चन बनाया है यहाँ पर कि पर्सनैलिटी का शाब्दिक अर्थ क्या है ना। तो प्रश्न कई बार पूछा गया, पर्सनैलिटी का शाब्दिक अर्थ किससे लगाया जाता है? पर्सोना से लगाया जाता है ना। और पर्सनैलिटी की परिभाषा है, इसमें टेट पढ़ेंगे, कैट पढ़ेंगे, ICT पढ़ेंगे, है ना, कंसेप्ट वगैरह पढ़ेंगे। फिर नया चैप्टर यहाँ जो हमें पढ़ने को मिलेगा वो मिलेगा पढ़ने को सृजनात्मकता, जिसको मौलिकता, नवीनता, विधायकता आदि नामों से जानते हैं। फिर उसके बाद जो चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम समायोजन एवं कुसुमायोजन। इसी के साथ साथ हम जो चैप्टर पढ़ेंगे वो तनाव, थकान, स्मृति और विस्मृति आदि को पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड में जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं। फिर पढ़ेंगे करिकुलम, पाठ्यक्रम क्या है, पाठ्यक्रम का अर्थ, पाठ्यक्रम का परिभाषा है, और पाठ्यक्रम को कैसे हम फॉलो करेंगे। इसी के साथ साथ हम पढ़ेंगे NCF 2005 और NCF 2009। ब्लूम की शिक्षण टैक्सोनॉमी पढ़ेंगे, जो कि हर एग्जाम में 68,000 में भी प्रश्न रहा, 69,000 में भी रहा, है ना। फिर शिक्षण की प्रविधियाँ, या जिसको कहते हैं शिक्षण सूत्र, टेट, सी टेट, सुपर टेट, सभी में यहाँ से एक प्रश्न बनता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे बाल केंद्रित शिक्षा। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? बाल केंद्रित शिक्षा। उसके बाद हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपेक्षित अधगम स्तर, और उसके बाद पढ़ेंगे हम माइक्रो टीचिंग, है ना। अब देखते हैं
अब हम स्टार्ट जो करने वाले हैं अध्याय प्रथम, बोले तो प्रथम अध्याय स्टार्ट करने वाले हैं और प्रथम अध्याय में मनोविज्ञान का सामान्य परिचय पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि मनोविज्ञान क्या है। प्रश्न क्या उठता है कि मनोविज्ञान क्या है। अब जब प्रश्न ये उठता है मनोविज्ञान क्या है, तो एक दर्शन शास्त्र से एक परिभाषा निकलती है, जो हमारा दर्शन शास्त्र है उससे एक परिभाषा निकलती है कि डॉट 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 वह कोई विज्ञान है जिसमें मानव व्यवहार के साथ साथ उसकी दैहिक, मानसिक, बौद्धिक एवं सामान्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। उसे आंग्ल भाषा में क्या कहते हैं, साइकोलॉजी कह सकते हैं। लिख भी दिया है हमने कि मनोविज्ञान क्या है ना। तो दर्शन शास्त्र से एक परिभाषा का उद्गम हुआ है, अर्थात वह विज्ञान है जिसमें मानव का व्यवहार शामिल होगा, उसके साथ साथ मानव की दैहिक क्रियाएं, मानव की मानसिक क्रियाएं, मानव की बौद्धिक क्रियाएं, मानव की सांवेगिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अर्थात जब अध्ययन किया जाएगा जिसे ही क्या माना जाएगा, मनोविज्ञान माना जाएगा। क्या माना जाएगा, मनोविज्ञान माना जाएगा। एक व्यक्ति था रेमन, बोले तो एक मनोवैज्ञानिक था रेवन। तो रेवन ने कुछ कहा है, डेफिनेशन भी दी है। रेवन ने कहा है कि आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ, मनोविज्ञान ने धीरे धीरे अपने विज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग कर दिया। वो क्या कह रहा है, मनोविज्ञान ने क्या किया, दर्शन शास्त्र से अलग कर दिया। क्रमशः मनोविज्ञान के नाम बदलते रहे। कहने का मतलब है, कोई एक डेफिनेशन आई थी कि मनोविज्ञान वह विज्ञान है जिसमें मानव व्यवहार के साथ साथ उसकी दैहिक, मानसिक, बौद्धिक, सांवेगिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसी परिभाषा का समर्थन करते हुए रेवन महोदय आते हैं और रेवन महोदय कहते हैं आधुनिक काल में जो मनोविज्ञान है जिसने अपने आप को धीरे धीरे अपडेट किया है, अपने आप को बदला है और उसके नामों में बदलाव हुआ है। अगर बात की जाए मनोविज्ञान को आंग्ल भाषा में, बोले तो अंग्रेजी भाषा में साइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, मनोविज्ञान को आंग्ल भाषा में साइकोलॉजी कहते हैं। साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, साइको प्लस लोगोस। किससे शब्दों से मिलकर बना, साइको और लोगोस। एस, इसमें ये एस कॉमन ले लिया, इसमें ये देखो एस हमने कॉमन ले लिया। एस फोर साउल हो गया और एस फोर स्टडी हो गया। क्या हो गया, एस फोर साउल हो गया और एस फोर स्टडी हो गया। बोले तो साउल मीन्स आत्मा और स्टडी मीन्स अध्ययन, आत्मा का अध्ययन। अगर हम बात की जाए तो मनोविज्ञान को क्या माना गया, आत्मा का अध्ययन माना गया। इसकी समय समय पर 16वीं सदी, 17वीं सदी, 18वीं सदी, 19वीं सदी और 20वीं सदी, इसमें धीरे धीरे क्या होता रहा, इनकी परिभाषाओं में बदलाव आता गया। तो 16वीं सदी जब आई है ना, तो 16वीं सदी के अंतर्गत मनोविज्ञान को आत्मा के अध्ययन के रूप में लिया गया। किसके रूप में लिया गया, मनोविज्ञान को आत्मा के अध्ययन के रूप में लिया गया, जिसमें प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे प्लेटो, अरस्तु और डेकार्टे। और ये कहाँ के थे, ये सर यूनान के थे। तो प्रश्न आपका यूपी टेट के अंतर्गत या सुपर टेट के अंतर्गत क्या प्रश्न बनेगा कि 16वीं सदी में मनोविज्ञान को क्या माना गया। तो 16वीं सदी में मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन माना गया और जिसमें प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे प्लेटो, अरस्तु और डेकार्टे। कौन कौन से थे, प्लेटो था, अरस्तु था और डेकार्टे था। ये विद्वान कहाँ के थे, ये यूनान के थे। अर्थात आत्मा का अध्ययन किसने माना, तो आत्मा का अध्ययन यूनान के मनोवैज्ञानिकों ने माना। दूसरा, धीरे धीरे समय बदला और समय बदलने के साथ परिस्थिति बदली, 17वीं सदी आई और 17वीं सदी के अंतर्गत जो मनोविज्ञान था इसको मन और मस्तिष्क का विज्ञान मान लिया गया। क्या मान लिया गया, इसको मन और मस्तिष्क का विज्ञान मान लिया गया। जब इसको मन मस्तिष्क का विज्ञान माना तो प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे पैम्पोनोजी, थॉमस रीड, लॉक एवं बरकरी। कौन कौन से थे, पैम्पोनोजी था, थॉमस रीड था और लॉक एवं बरकरी था। ये कहाँ के थे, ये सारे इटली के थे। कहाँ के थे सर, इटली के। अगर बात की जाए 7वीं सदी, तो 7वीं सदी में इटली के जो मनोवैज्ञानिक थे पैम्पोनोजी, थॉमस रीड, लॉक एवं बरकरी, इन्होंने मनोविज्ञान को किसका विज्ञान माना, मन एवं मस्तिष्क का विज्ञान माना। इन्होंने किसका विज्ञान माना, मनोविज्ञान को मन और मस्तिष्क का विज्ञान मान लिया।
धीरे धीरे समय बदला सर। जब समय बदला तो 18वीं सदी आई। तो 18वीं और 17वीं सदी में सेम रहता है। 18वीं सदी में भी मनोविज्ञान को मन और मस्तिष्क का विज्ञान माना गया। सेम है दोनों। अगर बात की जाए 16वीं सदी 17वीं सदी और 18वीं सदी में, दोनों सदियों में मनोविज्ञान को किसका विज्ञान माना गया? इटली के जो मनोवैज्ञानिक थे इनको थॉमस ली ला के बरकरी ने किसका विज्ञान माना? मन और मस्तिष्क का विज्ञान। सर समय बदलता है। जब समय बदलता है तो 19वीं सदी आती है। क्या आती है सर? 19वीं सदी। 19वीं सदी के अंतर्गत मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना जाता है। किसका विज्ञान माना जाता है? चेतना का विज्ञान। किसका विज्ञान माना जाता है? चेतना का विज्ञान। जब चेतना का विज्ञान सर माना जाता है तो ये चेतना का विज्ञान कौन मानता है? ये सर चेतना का विज्ञान मानते अमेरिका के मनोवैज्ञानिक। कौन मानता है? चेतना का विज्ञान मानते अमेरिका का मनोवैज्ञानिक, जिसमें प्रमुखता विलियम बुंड, विलियम सली और विलियम जेम्स होते हैं। कौन कौन होते हैं? विलियम बुंड होते हैं, विलियम सली होते हैं और विलियम जेम्स होते हैं। अब देखो यहाँ एक बात और होती है। क्या प्रश्न उठता है? इसको देख लो आप। प्रश्न ये उठता है कि उसी दौरान क्या होता है, एक व्यक्ति होता है मैकडूगल। कौन सा होता है? मैकडूगल। जो ये मैकडूगल व्यक्ति होता है ये एक रिसोर्स लिखता है, बोले तो ये लिखता है, एक बुक लिखता है, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। इस बुक में ये चेतना शब्द की निंदा करता है। क्या करता है? चेतना शब्द की निंदा करता है ना, निंदा करता है। ये कहता है चेतना क्या है ना। ये जो विलियम बुंड, विलियम सली, ये तो कहते हैं चेतना का विज्ञान है ना। तो एक जो व्यक्ति होता है मैकडूगल, वो कहता है चेतना तो शब्द है, उसका अर्थ ही होगा ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। ये कहता है जो चेतना शब्द है इसका अर्थ ही है अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा। ये क्या है? चेतना है। क्या है? ये चेतना है। मैकडूगल कहता है अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, तो ये चेतना है। धीरे धीरे जो चेतना शब्द है इसका अर्थ बदल जाता है। क्या बदल जाता है? चेतना शब्द का। फिर आती है 20वीं सदी। क्या आती है? 20वीं सदी। 20वीं सदी है ना। जब सर 20वीं सदी आती है तो 20वीं सदी में जो मनोविज्ञान होता है, जो मनोविज्ञान होता है, यहाँ पर आते हैं एक व्यक्ति वाटसन महोदय। ये व्यवहार का विज्ञान मानते हैं। इसको क्या मानते हैं? व्यवहार का विज्ञान मानते हैं। क्या मानते हैं इसको? व्यवहार का विज्ञान। और इसके जनक कौन होते हैं? वाटसन। कौन होते हैं? वाटसन महोदय इसके जनक होते हैं। अर्थात 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या माना जाता है? व्यवहार का विज्ञान माना जाता है ना। और 20वीं शताब्दी में जो सन होती है लगभग 1910 की घटना होती है। किसकी होती है? 1910 की घटना होती है। अब प्रश्न ये उठता है कि वाटसन से एक प्रश्न किया जाता है कि व्यवहार क्या है? व्यवहार क्या है? वाटसन से एक प्रश्न उठता है कि व्यवहार क्या है। तब वाटसन एक जवाब देते हैं, व्यवहार मापने एवं महसूस करने योग्य प्रक्रिया है। अर्थात व्यवहार क्या है? जिसको मापा जा सके और महसूस किया जा सके। अर्थात व्यवहार क्या है? मापा जा सके, मापा जा सके और महसूस
किया जा सके। मान लो एग्जाम्पल देख लो आप, मान लो हम आपके घर से डेली धना ले जाते हैं, धना ले जाते। एक दिन मैं आपके यहाँ आ गया छाछ लेने, क्या आ गया? छाछ लेने, है ना। अगर हमने आपको छाछ नहीं दी तो व्यवहार कैसा हो जाएगा? हमारा आपका कट जाएगा। कहने का मतलब है कि मनोविज्ञान क्या है? जिसको मापा जा सके और महसूस किया जा सके। ये बात किसने मानी? व्यवहारवादियों ने। व्यवहारवादियों ने क्या माना? कि मनोविज्ञान वह है जिसे मापा जा सके और महसूस किया जा सके। क्या किया जा सके? मापा जा सके और महसूस किया जाता। इसी दौरान क्या होता है? 1911 होता है। 1911 में एक व्यक्ति आता है, जीन पियाजे। कौन सा व्यक्ति आता है? जीन पियाजे, है ना। अब जब जीन पियाजे आता है तो जीन पियाजे एक बात कहता है कि बिना व्यवहार के, बिना व्यवहार के बोले तो बिना, ये आके कहता है बिना संज्ञान के व्यवहार अधूरा है। ये कहता है कि जब तक हम चीज़ों को संज्ञान में नहीं लेंगे तो व्यवहार कैसा है? अधूरा है। अगर हम चीज़ों को संज्ञान, तो फिर यहाँ इनसे प्रश्न किया जाता है कि संज्ञान क्या है? संज्ञान क्या है? तब ये जवाब देते हैं संज्ञान का अर्थ, ये कहते हैं जानना या जानने से संबंधित, संज्ञान क्या है? जिसे जाना जाए या जानने से संबंधित। इसी दौरान क्या होता है कि ये जो जीन पियाजे होते हैं सही जवाब नहीं दे पाते, सही जवाब नहीं दे पाते, है ना। और संज्ञान पर रिसर्च करने निकल जाते हैं, है ना। संज्ञान पर रिसर्च करने निकल जाते और 1921 में कम बैक होते हैं, है ना। इसी दौरान क्या होता है? इसी दौरान एक व्यक्ति होता है, जो होते हैं गेस्टाल्टवादी, वादियों का उद्गम होता है। किसका उद्गम होता है? गेस्टाल्टवादियों का। कब होता है? 1911 के लास्ट में, है ना। और गेस्टाल्टवादी आते हैं और गेस्टाल्टवादी में जो प्रमुख होते हैं कॉयलर, कुंट और कॉपका आते हैं और ये विवरण देते हैं, है ना। तो इस प्रकार ये चीज़ें हम पढ़ेंगे लास्ट में। अब हम यहाँ लेके चलेंगे मनोविज्ञान की परिभाषा, है ना। अब आप समझ लो थोड़ा, ये हम आपको मनोविज्ञान की परिभाषाएं पढ़ाएंगे। अगर इसकी बात की जाए तो एक चैप्टर होगा अधिगम चैप्टर, है ना। इस चैप्टर में आपको व्यवहारवादी और संज्ञानात्मक वादी और गेस्टाल्ट वादी, इन सबका योगदान व्यवस्थित पढ़ाएंगे, है ना। तो
आज के लिए इतना ही। अगले जो टॉपिक है उसमें मनोविज्ञान की परिभाषाएं लेके चलेंगे। अपने चैनल का क्या नाम है? CDP रजनीश। चैनल को लाइक करें भैया और सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही। नया वीडियो लेके आते हैं मनोविज्ञान की परिभाषाएं। जय हिंद, जय भारत।